नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी जेई का जो 23 से 27 सितंबर 2019 को टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें जनरल साइंस के टोटल 127 जो सवाल पूछे गए थे उसमें से 50 सवाल पार्ट फर्स्ट जो साइंस का वीडियो था उसमें कवर हो चुके थे। ये इसका पार्ट सेकेंड जिसमें अपन बचे हुए जो 77 सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो साइंस की सीरीज चल रही थी टोटल 1000 सवाल की, उसमें से 6 वीडियो आ चुके थे। ये पार्ट 7 है, तो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इनकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पर प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको डायरेक्टली सर्च करना है @TopTGK, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 51 के साथ हैं। इससे पहले के सवाल ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उपनाम डेडी लॉन्ग लेग्स है? तो डेडी लॉन्ग लेग्स जो उपनाम है वो है सेलर मकड़ी का। तो सेलर मकड़ी का यहाँ पर अन्य नाम की बात करें तो सेलर स्पाइडर हैं। डेडी लॉन्ग लेग जो यहाँ पर पूछा गया है, ग्रैंड डेडी लॉन्ग लेग्स स्पाइडर भी है, कारपेंटर स्पाइडर भी आप कह सकते हो सेलर मकड़ी को। इसका संघ है आर्थ्रोपोडा, वैज्ञानिक नाम है फोल्सिडाई। और टोटल इसके कितने लेग हैं? 8। इसके बहुत लंबे लंबे लेग होते हैं, तो 8 लेग है टोटल। नेक्स्ट में यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः एक नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है? जो नॉन स्टिक तवे वगैरह होते हैं वो किसके बने होते हैं उसकी सतह? तो वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। ये बहुलक है टेफ्लॉन। और ये बहुलक कौन से एकलक से मिलकर बना होता है? तो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, जो पोली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है, बहुत बार टेफ्लॉन का पूछ लिया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, पोली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है, एक फ्लोरो बहुलक हो जाएगा संश्लेषित। नेक्स्ट वन सवाल यहाँ पर इसका 53वां सवाल, निम्नलिखित में से क्या हेलोजन नहीं है? जो हेलोजन 17वां ग्रुप है आवर्त सारणी में, जिसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो इसमें ग्लिसरीन नहीं है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन फ्लोरीन है, तो ग्लिसरीन नहीं है। ग्लिसरीन की मैं यदि बात करूं तो ये एक रंगहीन, गंधहीन और श्यान द्रव है जिसका प्रयोग औषधि निर्माण में होता है। इसके साथ साथ ये काफ़ी चमकीला होता है, तो ये त्वचा पर लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, इसका जो रासायनिक नाम रहता है 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन रहता है, C3H8O3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट यहाँ पे उदय और अस्त होते समय जो सूर्य है वो चमकदार लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण। उदय और सूर्य अस्त होता है उस समय चमकदार लाल रंग है, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना है उसके कारण दिखाई देते हैं। अब देखिए कैसे होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो क्षितिज के समीप होता है, बहुत क्षितिज, जैसे कि पहले ऊपर होता है फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्षितिज रहता है इस प्रकार हॉरिजेंटल। और सूर्य की किरणों को लंबी दूरी तक गमन करना पड़ता है, क्योंकि जब ऊंचाई से होता है तो ये दूरी कम है और जब यहाँ पर आ जाता है दूरी ज़्यादा हो जाती है। और नीले तथा बैंगनी रंग की अपेक्षा देखिए यहाँ पर जो प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बना होता है। तो उसमें यदि मैं लाल रंग की बात करूं तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है, यानी फैलता नहीं है। लाल रंग सीधा अपने पास पहुंच जाता है, जो फैल जाता है वो पहुंचेगा नहीं पहले ही। तो इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का। इस कारण नीले तथा बैंगनी रंग की किरणों का प्रकीर्णन प्रेक्षक तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अतः केवल लाल और नारंगी रंग ही प्रेक्षक तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको चाहिए एसएससी के प्रीवियस जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं 2018, 19, अभी 20 की, तो यहाँ पर जीके के स्पेशल एडिशन है 2016 से 20 तक ऑल एग्जाम की जीके टोटल यहाँ पर 5888 सवाल है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस प्रकार पेमेंट करना है। और ये यहाँ पर डिस्काउंट डील चल रही है एसएससी की सभी जो 12 एग्जाम है मात्र 55 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत PDF फाइल मिल जाएगी। इसी टाइप से रेलवे के सभी पेपर भी अवेलेबल हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, उसकी डायरेक्शन और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अन्य यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोमीटर है, तो ये वर्णक्रम मापी हो जाएगा, जो कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक विशिष्ट भाग के लिए प्रकाश की विशेषताओं के मापन हेतु उपयोग किया जाता है वर्णक्रम को। एरोमीटर ऑप्शन में दिया गया है, तो एरोमीटर है जिसे वायु और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए। एरोमीटर है जो वायु है या फिर अन्य कुछ गैसेज हैं उनके डेंसिटी घनत्व है उसको मेजरमेंट करने के लिए एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर नाम से आपको पता चल रहा है, मोटर गाड़ियों में जो लगे रहते हैं जिसकी वेग रहती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताते हैं।
और एनीमोमीटर जो डिवाइस है वो मेजर करता है हवा की स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है, जो पूछा गया इस क्वेश्चन में। व्हाट वर्ड कंबाइन टू फॉर्म स्मॉग ए फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्मॉग है ये किसके मिलकर बना है, और ये स्पेशल एयर पोल्यूशन की बात करें उसमें ये एयर पोल्यूशन का एक कारक है। तो ये स्मॉग और फॉग से मिलकर बनाता है, वायु प्रदूषण करता है। तो स्मॉग एक तरह का वायु प्रदूषण है जिसका मूल रूप से हवा, देखिए स्मॉग यानी SMO ले लिया, OG ले लिया, तो ये SM ले लिया और OG स्मॉग बन गया। तो धुएं और कोहरे से ये मिलकर बना है, स्मॉग और फॉग से। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा और ये एक वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट यहाँ पे पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियों रहती हैं जो नीचे रहती है समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है, तो उसमें मिरर समतल दर्पण लगे रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, इस प्रकार रहेंगे आपस में समानांतर। तो उसकी सहायता से पेरिस्कोप से आप देख सकते हो ऊपर क्या हो रहा है। तो ये पनडुब्बियों में होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अन्य में यहाँ पर जो भी उपकरण दिए हैं, जैसे कि मैं बात करूं हिप्सोमीटर की, तो हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, तो समुद्र तल से किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी ऊंचाई है, जैसे कि बहुत से रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो ये हिप्सोमीटर है। एक फेदोमीटर भी है, तो ये फेदोमीटर अलग है, हिप्सोमीटर अलग है, क्योंकि फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई, आप समुद्र की गहराई नाप रहे हो ऊपर से समुद्र में कितने ये पानी गहरा है, तो वो आपकी फेदोमीटर है। हिप्सोमीटर कोई भी समुद्र तल से कितना ऊंचा है, न कि समुद्र की गहराई यहाँ पर हो जाएगी। और इसमें है ऑन्डोमीटर की बात करूँ तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करता है वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव है, जो रेडियो तरंगे हैं उसकी तरंगदैर्ध्य को मेजर करने के लिए ऑन्डोमीटर का उपयोग किया जाता है। और अन्य यहाँ पर देखिए पेरियोमीटर हैं, ये सौर विकिरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है, जो पेरियोमीटर इसका उपयोग होता है सौर विकिरण को मापने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आप ज़रूर याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइजक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं, आपको पता है 3 नियम दिए थे आइजक न्यूटन ने। ये नियम नहीं सूत्र पूछा है, तो समीकरण भी 3 है। और कितने नियमों का सूत्रीकरण, 3 नियम की बात करें तो प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, कोई भी पिंड है वो यदि गतिशील है या फिर स्थिर है तो अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कोई भी उस पर एक्सटर्नल अन्य बाह्य बल कार्य न कर दे, तो वो जड़त्व का नियम हो जाएगा। और द्वितीय नियम की बात करें न्यूटन की, तो एक तरीके से संवेग संरक्षण का है, जिसमें किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर रहती है। तो संवेग परिवर्तन की दर है उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होती है, परिवर्तन की दर है ये बल के समानुपाती होती हैं। और ये दिशा वही है जो बल की दिशा होती है, जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वो बल की दिशा के इक्वल होती है। तृतीय नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उतनी ही होगी, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का है तृतीय नियम। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, चुकवल कौन या क्या है। तो चुकवल की बात करें तो ये एक शिपकली है, चुकवल है वो शिपकली हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। चुकवल एक शिपकली है जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चुकवल जो शिपकली हैं, और चुकवल की टोटल 6 प्रजाति हैं, सभी जीनस हैं इनका, सोरोमलस और ओबेसस के अंतर्गत ये रखी गई हैं, जो भी चुकवल की 6 प्रजातियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है, आपको पता हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक तो आपकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1 प्रोटियम और 1D2। ये समस्थानिक यानी स्थान परमाणु क्रमांक समान है, ये द्रव्यमान अलग अलग होगा। और ट्राइटियम इस प्रकार रहता है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यानी इसका आपके हो जाएगा द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 हो जाएगा। और रेडियम की बात करें तो ये अपने आप में अलग ही तत्व हो जाएगा, जिसके परमाणु क्रमांक 88 है, रेडियम का सिंबल है Ra। इसको जो डिस्कवर किया गया था वो 1898 में किया था, मैरी क्यूरे और पियरे क्यूरे के द्वारा यहाँ पर रेडियम की खोज की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो LED हैं वो, इसमें डी का क्या मतलब, यानी LED की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी डी का पूछा है तो डायोड हो जाएगा, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी LED की फुल फॉर्म। और किसी विद्युत संचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उस पर प्रकाश करने वाली युक्ति है, आपको पता ही होगा ये तो। डायनासोर काल के अंत में लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। तो डायनासोर हैं ये कब विलुप्त हुए थे, इनकी आपको काल पूछा है तो क्रिटेशस काल हैं उसके दौरान ये बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। डायनासोर हैं कौन से काल में हुए थे, तो क्रिटेशस काल में हुए थे। और ये कब इनकी उत्पत्ति कब हुई, तो ये ट्राइएसिक काल के अंत से इनकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से लेकर क्रिटेशियस काल है जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही ये अस्तित्व इनका खत्म हो गया था।
और यहाँ पर मैं डायनासोर की बात करूँ तो इनका जो वर्ग रहता है वो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप के अंतर्गत इनको रखा गया है डायनासोर को। नेक्स्ट वन यहाँ पर धातु ऑक्साइड को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे हटा रहे हैं, धातु ऑक्साइड से यदि मैंने ऑक्सीजन हटा दी तो क्या मिल जाएगी आपको, धातु मिल जाएगी। इसमें कौन सी उपयुक्त विधि है, तो ये तापन विधि से ऑक्सीजन हटाई जाती है, यानी अपचयन किया जाता है धातु ऑक्साइड। और एक सवाल पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी है, तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आप याद रखिएगा। और धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाती हैं, वही उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू फोथ्रेब कल्टीवेशन, तो ये हैं आपके शाक्य विज्ञान का आपको पूछा है तो ओलेरी कल्चर हो जाएगा, जिसमें सब्जियों के उत्पादन से संबंधित पूछा गया है। तो सब्जियों की जो कल्टीवेशन की जाती है, खेती उत्पादन से संबंधित, वो है शाक्य विज्ञान यानी ओलेरी कल्चर के अंतर्गत इनको रखा गया है, जिसमें जो किसान नकदी फसल हैं उनको वहाँ पर ये फसल की बुआई वगैरह करते हैं, तो ये 2 से 3 महीने में पैदावार हो जाती है नकदी फसल की बहुत कम समय में, तो ये शाक्य विज्ञान ओलेरी कल्चर के अंतर्गत रखी गई है। अन्य ऑप्शन देखिए यहाँ पर पीसी कल्चर है, सेरी कल्चर है, तो पीसी कल्चर है ये मत्स्य पालन हो जाएगा, सेरी कल्चर है ये रेशम कीट हैं, कीड़ों की खेती होती है रेशम उत्पादन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक पौधे कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है, तो राइबोसोम का क्या कार्य है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है वहाँ पर। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, सजीव कोशिका द्रव्य में ये हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए कोशिका की जो फैक्ट्री है प्रोटीन की फैक्ट्री वो राइबोसोम है। ये आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए आरएनए हैं, इनके संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला सवाल, नाभिक के प्रतिघातक यानी जो रिएक्टर है उसमें ढाल के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टर में ढाल के रूप में लेड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और नाभिक के रिएक्टर में होता क्या, तो वहाँ पर एक कंट्रोल्ड श्रृंखला रिएक्शन होती हैं, लेड ढाल के रूप में होती हैं। अन्य जो यूरेनियम है प्लूटोनियम है वो ईंधन के रूप में, जो नाभिक के रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। और भारी जल और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में होता है। कैडमियम की छड़ को यहाँ पर नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये रिएक्टर है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में और रेडियो समस्थानिक बनाने में किया जाता है। अगला सवाल, व्हाट पर्पस डज द अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सर्व, यानी जो पानी का यूवी ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि पानी में जो मौजूद बैक्टीरिया है उसको यहाँ पर निष्क्रिय किया जाता है यूवी ट्रीटमेंट के द्वारा, पराबैंगनी जल शोधन के द्वारा पानी में मौजूद जीवाणु हैं उनको खत्म किया जाता है, तो ये इनएक्टिव करता है बैक्टीरिया को पानी का यूवी ट्रीटमेंट। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है, किसी को भी रक्त दे सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव रहता है, इसमें ओ नेगेटिव सर्वदाता हो जाएगा। और सर्वदाता ओ नेगेटिव, सर्वग्राही कौन सा है, तो ए बी प्लस है, सर्वग्राही यानी किसी से ले सकता है। और सर्वदाता में ओ नेगेटिव, देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का ऑप्शन नहीं था। वैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो टोटल 4 होते हैं, ए बी और ओ, और नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो टोटल 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1900 में, तो ब्लड ग्रुप की खोज की गई है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1900 में। और इसमें भी जो 3 ब्लड ग्रुप हैं उसमें जैसे ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ये तो लैंड स्टीनर ने कर दी, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है, चौथा रक्त समूह ए बी की खोज हुई थी 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन डेकासेलो और एड्रियानो स्टुरली ने की थी ए बी की, और पहले 3 जो ए बी और ओ की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। आपको सर्वदाता का पूछा है तो ओ नेगेटिव हो जाएगा, सर्वग्राही ए बी प्लस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सिरका ये किसका एक जलीय विलेन है, सिरका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का जलीय विलेन। एसिटिक एसिड की जो फॉर्मूला है CH3COOH हो जाएगा, इसका जलीय विलेन है सिरका। नेक्स्ट यहाँ पर, द टाइप ऑफ कॉम्बस्टेशन व्हेन गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज नॉन एज, तो ये रैपिड दहन हो जाएगा, जो कम्बस्टन होता है जिसमें गैस है बहुत तेज़ी से यहाँ पर बर्न्स होती हैं और प्रोड्यूस क्या करती है, ऊष्मा और प्रकाश है, तो ये रैपिड दहन है, एक दहन की प्रक्रिया है जो इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश ऊर्जा निकलती है, ये रैपिड दहन में ऐसा होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, तो रैपिड कम्बस्टन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज ए क्वांटिटी और फिनोमेनन दैट हैज़ 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाप भी होता है,
और उसमें डायरेक्शन दिशा भी होता है, तो ये आपके वेक्टर हो जाएगा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण होता है और दिशा दोनों निहित होता है तो वो वेक्टर सदिश हो जाएगी। जिसमें केवल एक होता है परिमाण, वो आपकी अदिश होती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण की बात करूं तो वेग आपके सदिश हैं, बल हैं, संवेग, विस्थापन, ये सभी वेक्टर हो जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तो वो अपनी स्थिति यानी स्थिरावस्था में है तो स्थिरावस्था में रहेगी और गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी सरल रेखा में। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसमें काम उल्टा हो जाएगा, स्थिरावस्था वाली वहाँ पर गतिशील हो जाएगी और गतिशील वाली रुक जाएगी। आप क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो या फिर वापस उसकी दिशा चेंज कर रहे हो। तो ये कौन सा नियम है, जब तक बाह्य बल न लगे तो स्थिति बनी रहती है। तो ये जड़त्व का नियम हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। अगला सवाल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी है उसकी संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो वो नेफ्रॉन हो जाएगी। तो नेफ्रॉन या फिर वृकाणु भी इसे कहते हैं। वृकाणु वृक्क की संरचनात्मक इकाई कहलाती हैं, जो कि रुधिर को वृक्क धमनी के द्वारा बोमन संपुट के कोशिका गुस में लाया जाता है जहां उसे छाना जाता है। अगला सवाल देखिए, which law state at constant temperature the volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure। यानी ऐसा कौन सा नियम है जहाँ पर तापमान यदि स्थिर कर दें तो उसी जो गैस रहती हैं, ड्राई गैस हैं, उसका जो प्रेशर है, जो दाब है, वो मास की द्रव्यमान जो वॉल्यूम रहता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी गैस है उस पर यदि आप दाब बढ़ा रहे हो तो आयतन तो कम ही होगा, दाब बढ़ रहा है आयतन कम हो रहा है। यानी दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती कब है, जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्थिर हो। तो ये बोयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब ताप स्थिर कर दे, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है या फिर दाब घटाने पर आयतन है वो बढ़ जाएगा। अन्य ऑप्शन में आपके एक देखिए चार्ल्स का नियम है, तो ये भी आपको याद में रखना है। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, दाब स्थिर रहना चाहिए, ये कहता है चार्ल्स का नियम। अवोगाद्रो का नियम है, इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। अवोगाद्रो की जो परिकल्पना है वो है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप समान होना चाहिए, दाब समान होना चाहिए और आयतन समान होना चाहिए। तो समान ताप, समान दाब और सभी गैसों के समान आयतन में जितने, जैसे कि इसमें 1000 अणु है तो इसमें भी 1000 अणु होंगे, बस शर्त है कि ताप, दाब और आयतन समान होना चाहिए, ये कहता है अवोगाद्रो का नियम। एक ऑप्शन उसमें गैलुसाक का नियम है, तो गैलुसाक के नियम के साक के नियम के अनुसार किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पर आपने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो किसी भी आदर्श गैस का दाब उसके ताप की समानुपाती है। यानी ताप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा। तो ताप दाब के समानुपाती, आयतन नियत होना चाहिए, ये कहा है गैलुसाक ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है वो 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है। तो चंद्रमा मून पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री उतारने की जो 2024 तक योजना बना रही है वो नासा के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसमें नासा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है एटमिस प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य 2024 तक मून पर महिला को भेजना, इस जो मिशन है, प्रोग्राम है, आर्टमिस है। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में इसका मुख्यालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या तांबे का अयस्क नहीं है, तो तांबे का यहाँ पर अयस्क की बात करें तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटाइट नहीं है, बाकी एजुराइट, बोरोनाइट, क्यूपराइट ये तांबे के हैं। अर्जेंटाइट ये चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो रासायनिक सूत्र रहता है वो Ag2S हो जाएगा। अर्जेंटाइट इसमें Ag दिख रही है, यानी ये चांदी का अयस्क है। बाकी ऑप्शन में जो क्यूपराइट था तो इसका फॉर्मूला Cu2O यानी कॉपर इसमें मौजूद है। कॉपर ग्लांस है, इस ये भी कॉपर का अयस्क हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा। कॉपर पाइराइट है, CuFeS2। एजुराइट की बात करें तो CuCO3 CuOH का होल्टवाइज हो जाएगा। बोरानाइट ये एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं, Cu3FeS3 हो जाएगा, ये भी कॉपर आयरन का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापन प्रणाली है, तो ये नाविक हो जाएगी। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये एक ऑटोनोमस है, स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित प्रणाली हो जाएगी। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन हो जाएगा। तो इसमें आपके नाविक करेक्ट हो जाएगा, जो एक उपग्रह आधारित स्थापन प्रणाली है, यानी जो स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो सटीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो समय स्थिति के बारे में ये जानकारी देती हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, एक खगोलीय इकाई जो
एक एयू होता है उसके बीच की दूरी को निरूपित करती हैं। तो ये एयू रहती है, ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है, ये डिनोट करती हैं खगोलीय इकाई जो कि लंबाई का मात्रक हो जाएगी एयू। तो एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताया, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी बताती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी कितनी है, तो एक एयू की वैल्यू है वो 149 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर है। और ये आपके ऑप्शन एयू वाला पृथ्वी और सूर्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है, तो यकृत के द्वारा यूरिया का उत्पादन किया जाता है लीवर में। और वृक्क रहते हैं वो शरीर में रक्त को शान कर रक्त की अशुद्धियों को मूत्र के रूप में शरीर से उत्सर्जित करता है। तो वृक्क का कार्य रक्त को छानना, जो भी अशुद्धि है वो मूत्र के रूप में उत्सर्जित करना। और यकृत रहता है ये यूरिया का निर्माण करता है। अगला सवाल, पारिभाषिक शब्द जो टर्म कोशिका है इसको किसने गढ़ा था, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये 1839 को दिया था। कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल, व्हाट इज द फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू द सेकम नोन एज, तो ये हो जाएगी अपेंडिक्स रहती हैं, एक अंगुली नुमा होती हैं, फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड रहती हैं, एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच होती है। ये बड़ी आंत में जहाँ पर मल बनता है वहाँ ये आंत से जुड़ी हुई रहती है, इसका कोई कार्य नहीं रहता अपेंडिक्स का। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अमोंग द 6 एलिमेंट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो 6 कॉमन एलिमेंट है उसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन से हैं, तो ये हैं CHNOPS हैं, ये 6 एलिमेंट हैं, C यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इसमें से जिंक आपके ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा जो कि इन 6 में से नहीं है, तो CHNOPS। अगला सवाल देखिए, मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो भोजन के पाचन में सहायता जो आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होता है तो वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, वो इज द फर्स्ट पर्सन एज रिकॉर्डेड इन टाइमस टू हैव आइडेंटिफाइड टाइम विद द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द हेवली बॉडीज, यानी इसका मतलब है टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे प्लेटो। ये इनकी ही बुक है टाइमियस, तो इन्होंने इसमें उल्लेख किया है और टाइमस प्लेटो के द्वारा लिखित पुस्तक। नेक्स्ट सवाल, छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो गैल्वेनोमीटर को आप छोटी बहुत कम एम्पीयर की विद्युत धारा मेजर कर सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर वे ऐसे, इसका कार्य क्या होता है, गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी है तो ये बताता है कोई भी परिपथ है उसमें धारा की उपस्थिति, यानी उस परिपथ में धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है। तो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए धारा मापी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का ये अमीटरी है। अन्य ऑप्शन इसमें आपकी एक हाइग्रोमीटर दिया गया है तो ये आर्द्रता मापी हो जाएगा, और स्पिग्मोमेनोमीटर है ये ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापी हो जाएगा BP मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर जो कि अपन बता चुके हैं विंड की डायरेक्शन और स्पीड का पता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हैं, बाकी प्रोजेस्टेरोन, एस्टेरोन, प्रोलैक्टिन ये महिला सेक्स हार्मोन हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की यहाँ पर बात करूँ तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ये स्रावित होता है। इसका कार्य, जब कोई महिला प्रेग्नेंट गर्भवती होती है तो उनके प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और ये स्तर बढ़ने से महिलाओं के स्तन में दूध बनने लगता है। तो ये सभी महिला सेक्स हार्मोन हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन ये महिला का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रह को रखने के लिए उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो मौसम निगरानी उपग्रह सैटेलाइट रहते हैं मौसम का पता लगाने के लिए वो भूस्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और भूस्थिर कक्षा की बात करूँ तो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित कक्षा होती हैं, जहां पर यदि कोई उपग्रह है तो वो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर बना रहेगा, यानी पृथ्वी के साथ साथ वो भी चक्कर लगा रहा है। ये कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होगी एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होती, तो वहाँ पर आपको ये स्थिर लगेगा, पृथ्वी से हमेशा एक स्थान पर दिखाई देगा। भूस्थिर कक्षा है लगभग 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर। भारत के द्वारा प्रक्षेपित जो चंद्रयान 2 है उसके लैंडर को क्या नाम दिया गया है, सभी को पता होना चाहिए। विक्रम जो रोवर, विक्रम तो लैंडर है, प्रज्ञान आपकी रोवर है, तो आपको लैंडर का पूछा है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण पानी की प्रलंबित सूक्ष्म बूंदों के द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं होता है। आपको पूछा किस घटना के कारण नहीं होता है,
कौन सी घटना के कारण होता है? इंद्रधनुष में जो भी पानी की बूंदें प्रकाश की किरण आती हैं तो उसका अपवर्तन तो होता ही होता है, यहाँ से उनका परावर्तन भी होगा और फैलेगी भी, तो प्रकीर्णन भी होगा इसका। तो परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन ये तीनों होगी, वर्ण विक्षेपण भी होगा, अवशोषण इसमें नहीं होता है, तो ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? तो कौन से वैज्ञानिक ने ये कहा कि यदि समय यात्रा संभव है तो इनके पर्यटक कहाँ हैं भविष्य के? तो ये स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा सवाल उठाया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, पैलेंटियोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? तो पैलेंटोलॉजी जो संकाय हैं ये जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन करती हैं। पैलेंटियोलॉजी यानी पैलियंटोलॉजी, सॉरी, तो पैलियंटोलॉजी है ये जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी के जीवन के इतिहास के बारे में बताती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, वहाँ से कोरियोलिस बल है वो उत्पन्न हो जाता है। तो कोरियोलिस बल के कारण जो भी, देखिए उत्तरी आपके ये दो गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग लगता है कोरियोलिस बल है। तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा है वो दाएं ओर हो जाती है, वायु की गति की दिशा है वो राइट हो जाती है। जैसे कि यहाँ से वायु आ रही है तो राइट साइड में इस प्रकार आ जाएगी, ये उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो इसकी दिशा है वो बाईं ओर हो जाए, तो यहाँ से आ रही तो ये इस साइड हो जाएगी दक्षिण गोलार्ध में। आप फेंक तो ऐसे रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो फेंक रहे हो अपने दोस्त के पास यहाँ पर, तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। कारण क्या है? यहाँ पर कोरियोलिस बल है। ये क्या क्यों होता है कोरियोलिस प्रभाव? क्योंकि पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, इसी के कारण ये सब होता है। निम्नलिखित में से क्या विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है? विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन, कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। कौन सा स्रोत नहीं पूछा है? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन D का होता है। अंडा, मांस, मछली ये सभी होते हैं विटामिन B12 के, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला सवाल, वह प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है? तो ये आपको पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो उसमें वाटर जो जलवाष्प है वो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस है, मैथेन भी यहाँ पर ग्रीन हाउस है, ओजोन है ये भी ग्रीन हाउस है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल, ग्रेग मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो आनुवंशिकता का मूल नियम है वो किस सब्जी पर था? तो ये मटर के दानों पर उसने प्रयोग किया था। अगला सवाल, रबर को सख्त बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो रबर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वल्कनीकरण किया जाता है सल्फर की उपस्थिति में। तो वल्कनीकरण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सल्फर या जो गंधक है ये इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने पर रबर अपने बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक मजबूती प्रदान करता है, और फिर वो वल्कनीकृत रबर रहता है वो टायर हैं, जूतों के सोल, हॉज पाइप, हॉकी है, अनेक प्रकार के सामान यहाँ पर बनाने में काम लिया जाता है। और प्राकृतिक रबर एक पूछा जाता है ये किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसोसिएटेड टू द ऑक्यूरेंस ऑफ एसिड रेन? तो एसिड जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती हैं? तो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित रहती हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ जब रिएक्शन करती है तो नाइट्रिक एसिड और सल्फर का तेजाब बन जाता है जो काफ़ी जहरीला, तो ये अम्लीय गैस हो जाएगी, जो कि अम्लीय गैस नहीं अम्लीय वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जल के साथ रिएक्शन करती है, तो इनकी उपस्थिति के कारण वायुमंडल में अम्लीय वर्षा होती है। एक सवाल पूछा जाता है जो अम्लीय वर्षा है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? तो ये 4 रहती है लगभग इसकी pH वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौर मंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है बढ़ते क्रम में? तो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके घनत्व का आरोही क्रम हो जाएगा आपके, सबसे पहले शनि का हो जाएगा सबसे कम, उसके बाद ज़्यादा की बात करें शनि के बाद अरुण का हो जाएगा, फिर बृहस्पति का हो जाएगा, नेपच्यून है, मंगल है, शुक्र है, ये इनका है बढ़ता हुआ क्रम। तो ये अरुण, बृहस्पति, वरुण, तो अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, तो ये यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून का हो जाएगा घनत्व का
सही क्रम। अब यहाँ पर बात करूँ सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम रहता है, तो सूर्य के सबसे पास कौन सा रहता है, तो ये रहता है मरकरी, बुध रहता है। उसके बाद शुक्र, विनस हो जाएगा, पृथ्वी है, मार्स, जुपिटर है, सैटर्न है, अरुण और वरुण रहता है। तो इसका इस प्रकार से क्रम रहता है। लास्ट में तो SUN हो जाएगा, यानी सैटर्न हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा। 20 में आपको MJ करना है और इसके आगे EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ये क्रम रह जाता है। मरकरी, विनस, अर्थ हो जाएगा, MJ 20 में आपको मजा करना है, यानी मंगल और जुपिटर हो जाएगा। फिर सन यानी सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। इनका सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम हो जाएगा। ये जो सभी ग्रह हैं इसमें यदि मैं गति की बात करूँ तो शुक्र और अरुण का घूर्णन रहता है, वो इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। वीनस और जो अरुण रहता है, तो यूरेनस और वीनस के जो घूर्णन की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और बचे हुए जो भी अन्य ग्रह हैं उनके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम क्षुद्र ग्रह है। महत्तम आपकी सेरेस हो जाएगा, सबसे पहले खोजा गया था ये पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस, जो कि 1819 में किसने खोजा था, तो ग्यूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था। अब मैं क्षुद्र ग्रह की बात करूं या फिर ये एस्टेरॉयड हैं, एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं, क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को भारत में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में मान्यता प्राय है। लुप्त प्राय यहाँ पर हो जाएगी शेर के मुंह जैसा बंदर, जो कि मैकाक बंदर रहता है। ये दक्षिण भारत की पश्चिम घाटों में पाया जाता है। इनका जो मुंह रहता है वो शेर के बराबर उसके समान दिखता है। तो शेर के मुंह जैसे वाला मैकाक की गर्दन पर शेर की तरह बड़े बड़े बाल भी होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पार्सेक के मापन की इकाई है, सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम ये पूछा जाता है। पार्सेक है, ये खगोलीय दूरी रहती, लंबाई रहती है, तो ये खगोलीय इकाई है। और एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं, तो 3.085 गुणा 10 की घात 16 मीटर एक पार्सेक की वैल्यू होती है। यदि एक पार्सेक की वैल्यू में लाइट ईयर या फिर AU में बात करूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो एक पार्सेक में 2.06 गुणा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर याद रखिए, 10 की घात 5 AU हो जाएगा। लाइट ईयर कितने होते हैं, तो एक पार्सेक में 3.2626 लाइट ईयर होते हैं। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी के समूह 15 को किस नाम से जाना जाता है, तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 15 है उसको निक्टोजन समूह कहा जाता है। निक्टोजन समूह में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, यानी नेपाल यानी इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ है, ये सभी इसमें आते हैं। निक्टोजन जो 15वां ग्रुप है, आपको पूछा 15वें ग्रुप का नाम। अन्य जो आवर्त सारणी के ग्रुप जितने भी वर्ग हैं उनके उपनाम की बात करूं तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है, प्रथम समूह है, वो क्षारीय धातु एल्कली मेटल कहलाती है। दूसरा है ये क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगी। 15वां जो पूछा है ये निक्टोजन है। 16वें की बात करें तो ये कैल्कुलस, इसमें ऑप्शन में भी दिया गया है कैल्कोजन हो जाएगा। तो कैल्कोजन आपकी 16वां है और निक्टोजन कौन सा है, 15वां है। ओके, हेलोजन की बात करें तो ये 17वां है और 18वां है नोबल गैसेज, जो अक्रिय गैस या फिर शून्य ग्रुप या 18वें ग्रुप को कहा जाता है। अगला सवाल, स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके रेस्पेक्ट सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 26 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इसी दिन यानी 26 मई 2005 को अब्दुल कलाम को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था उन्होंने। तो इनके बाद में उस दिन को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 मई को मनाया जाता है। ये APJ अब्दुल कलाम के रेस्पेक्ट में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फेब को, क्योंकि इसी दिन 28 फेब 1928 को CV रमन ने, प्रोफेसर CV रमन ने कोलकाता में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो बाद में रमन प्रभाव के रूप में जानी गई हैं। तो ये उसी के बाद यानी 1986 में इसकी स्टार्ट हुई थी भारत में विज्ञान दिवस के 28 फेब को, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 28, ये 1930 को मिला था। इन्होंने खोज 1928 में की थी और 1986 से अपन विज्ञान दिवस मना रहे हैं प्रतिवर्ष 28 फेब को। तो ये CV रमन की याद में मना रहे हैं, रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। लार में पाया जाने वाला लार एमाइलेज किसको पचाकर उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो लार में आपको पता है लार एमाइलेज रहता है।
ये किसको पचाता है? तो ये स्टार्च को पचाकर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 105, सूर्य का अधिकांश भाग क्या है? तो सूर्य का अधिकांश भाग है वो हाइड्रोजन का बना होता है। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ से सवाल पूछा गया है किस रिएक्शन से होती है? तो सूर्य में निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य के अंदर, वहाँ से ये ऊर्जा मिलती है। दो नाभिक जुड़ते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसमें अधिकांश हाइड्रोजन रहता है सूर्य में। नेक्स्ट वन यहाँ पर अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जब वृद्धि की संभावना होती है, तो ये विभज्योतक रहता है। मेरिस्टेम रहता है जो अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे हैं उनके उन भागों में पाया जाएगा जहाँ पर वृद्धि की संभावना रहती है। अन्य ऑप्शन के यहाँ पर विशेषताओं की बात करूँ तो एक आपके दर्डोतक है, इसे स्क्लेरेनकाइमा या फिर दर्डोतक कहा जाता है। तो ये जो दर्डोतक है ये पादप शरीर की कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ है, कठोरता प्रदान करेगा। स्क्लेरेनकाइमा है और पादप की मृत कोशिकाओं में ये भी पाया जाता है। इस सवाल पूछा हुआ रेलवे में कि पादप की मृत कोशिकाओं में कौन सा टिश्यू रहता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा या फिर दर्डोतक हो जाएगा। पेरेनकाइमा की बात करूँ तो पादपों में घाव भरने का कार्य करता है, ये मजबूती देता है। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोरता प्रदान करता है। इसमें एक कोलेनकाइमा का जो ऑप्शन दिया गया है स्थूल कौन उत्तक कहा जाता है हिंदी में, ये तनों को लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा, और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है कोलेनकाइमा। और अन्य यहाँ पर देखिए जो तीन मैंने उत्तक बताया आपको, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तो सरल उत्तक है, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने रहते हैं। आपने जाइलम और फ्लोएम में भी सुना होगा, जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है पौधे में। तो ये दोनों ही जटिल उत्तक है। जटिल का मतलब ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सरल उत्तक एक ही प्रकार के जो ऊपर वाले तीन उत्तक हैं। नेक्स्ट सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर क्या भूमिका निभाता है? तो मॉडरेटर का काम होता है ये विखंडन से जो मुक्त न्यूट्रॉन है उनको कंट्रोल करता है, उनको धीमा करता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर या फिर जो मंदक है ये अधिक ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन रहते हैं, तेज गति वाले न्यूट्रॉन, उनका वेग कम कर देता है, जिससे विखंडन की क्रिया में अधिक उपयोगी ये हो जाते हैं और श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त भी पूरी हो जाती है। और मंदक में किसका प्रयोग होता है? भारी जल का ज़्यादातर होता है और ग्रेफाइट का भी होता है, सीसा, दर, सोडियम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। डेंड्रोलॉजी बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए चंद्रमा आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका उपग्रह है। तो पृथ्वी के जो चक्कर लगाती है चंद्रमा जिस प्रकार पृथ्वी की सूर्य के लगाती है, तो चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आएगी तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि चंद्रमा अपने आप का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचने का प्रयास करेगी। लेकिन आपको पता है पृथ्वी के ज़्यादा है तो इस खिंचाव का ठोस जमीन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन जमीन पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो जमीन पर पानी रहता है, समुद्री जल है, उसमें हलचल पैदा जरूर हो जाती है। तो ये हलचल होती है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसके कारण ज्वार और भाटा। तो ज्वार कब आता है? जब महासागर के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है जल स्तर, ज्वार आ जाता है। जब नीचे गिर जाता है सामान्य स्तर से तो वो भाटा कहलाता है। और पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, और प्रतिदिन ये 2 बार आता है ज्वार। नेक्स्ट सवाल, सौर चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? तो सौर चक्र है उसकी औसत अवधि होती है 11 वर्ष है। और यहाँ पर मैं सूर्य के टेम्परेचर की बात करूँ, उनकी सरफेस है, सतह है, उसका तापमान कितना होता है? तो लगभग 5778 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड की बात करें तो माइनस कर देना आपको 273। अगला सवाल, नेक्स्ट यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, मतलब यानी कौन सा यहाँ पर है उत्तक, कौन सा संयोजी उत्तक है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके द्वारा मांसपेशियाँ रहती हैं, स्केलेटल मसल हैं, वो किससे कनेक्ट रहती हैं? तो वो मांसपेशियाँ हड्डियों से कनेक्ट रहती है, तो ये टेंडन का हो जाएगा। तो मांसपेशियाँ जब हड्डियों से कनेक्ट रहती है तो वो कौन सा संयोजी उत्तक रहेगा? तो वो टेंडन है। ये टेंडन होता है जिसे कंडरा भी बोला जाता है हिंदी में, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडन। तो अन्य ऑप्शन में एक लिगामेंट का भी पूछा जाता है, तो हड्डियों से जोड़ने को लिगामेंट बोलेंगे, जो हिंदी में स्नायु बंधन बोला जाता है। ये एक ठोस प्रकार का रेशेदार टिश्यू रहता है जो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट। टेंडन होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है। एक इसमें ऑप्शन आपके उपास्तिका भी हैं। तो कार्टिलेज की बात करती है, मानव शरीर में अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले एक लचीला संयोजी उत्तक रहता है, मानव शरीर में पाया जाता है लचीला उत्तक, जैसे कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों का जोड़ है, ये सभी उपास्थि होती हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं।
किस प्रसिद्ध विज्ञान कहानी लेखक के द्वारा अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था? तो कौन से भौतिक जो वैज्ञानिक कहानी लेखक थे वो अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में प्राध्यापक के रूप में? तो वो है आर्थर सी क्लार्क हैं। तो आर्थर चार्ल्स क्लार्क की बात करते हैं, ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक हैं, आविष्कारक हैं, समुद्री खोजकर्ता, टेलीविजन श्रृंखला के ये होस्ट कर चुके हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो कि वो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, वहाँ पर अपनी सेवा दे चुके हैं आर्थर सी क्लार्क, जो कि ब्रिटेन के हैं। श्रीलंका में इनका निधन हुआ था। परमाणु संख्या वाले तत्वों का प्रतीक 2 के बराबर है। तो आपको पता है 2 परमाणु क्रमांक है हीलियम का, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम का 4 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिस पर तार का प्रतिरोध निर्भर करता है? तार का जो प्रतिरोध है R बराबर रो L अपॉन A होता है। R तो रो आपकी प्रतिरोधकता हो जाएगी सामग्री की, और L लंबाई हो जाएगी तार की, A उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन तीनों पर तो ये करता डायरेक्टली दिख रहा है, सामग्री के घनत्व पर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो एसीटोन इस टाइप से CH3 कीटोन का रहता है, इसमें क्रियात्मक समूह CH3 COO वो डबल बॉन्ड O और CH3 यानी CH3 का होल ट्वाइस CO हो जाएगा ये एसीटोन का फॉर्मूला। तो ये कीटोन का है, तो इसे आप बोल सकते हो प्रोपेनॉन, जो IUPAC नेम है। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को निम्नलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो GSLV Mark 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब किया था? ये 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। लॉन्च साइट कहाँ पर ये लॉन्च हुआ था? तो ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का, उसका लॉन्च पैड 2 से इसको लॉन्च किया गया था। और उसमें लैंडर विक्रम था, ऊपर सवाल भी आया है, प्रज्ञान ये रोवर था। इसकी वेट भार कितना, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, तो 3850 किलोग्राम इसका भार था। अगला सवाल यहाँ पर, हाइपेरियन के चंद्रमाओं में से एक का नाम है। तो हाइपेरियन चंद्रमा ये शनि ग्रह का चंद्रमा है। तो शनि ग्रह के टोटल 62 कन्फर्म चंद्रमा है, उसमें से हाइपेरियन भी एक है। और शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है ये टाइटन है, और ये जो बुध है, प्लूटो, इन दोनों से बड़ा है ये टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो इसमें हाइपेरियन भी ये शनि ग्रह का हो जाएगा चंद्रमा। हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के रेफरेंस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रह हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रहों के नहीं, केवल ग्रहों के नहीं होते, इसके अतिरिक्त भी होते हैं। अन्य ऑप्शन, शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता, करेक्ट है। बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह, मरकरी और वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। और कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर होते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और मैं अर्थ की बात करूं तो पृथ्वी का लार्ज नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा मून हो जाएगा। और मंगल ग्रह की बात करें तो मार्स के 2 टाइनी नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोर्ब्स और डेमोस हैं, आपको पता होना चाहिए, ये हैं मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा। किसने कहा था कि सभी पदार्थों जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं और अविभाज्य अविनाशी निर्माण खंड है? तो ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा था। इनके अनुसार सभी पदार्थ के जो परमाणु हैं, सभी पदार्थ वो परमाणु से बना होता है, और ये जो परमाणु हैं अविभाज्य और अविनाशी हैं, इनको आप अलग अलग नहीं बांट सकते हो। परमाणु को है वो लास्ट स्थिति हो जाएगी, अविभाज्य रहता है, और नाश भी आप नहीं कर सकते इसको, नष्ट भी। तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था कोई भी पदार्थ परमाणु से बना रहेगा। तो परमाणु की खोज किसने की थी? तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व की इकाई क्या होती है? घनत्व होता है, आपको पता है, द्रव्यमान बटा आयतन है। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट किलोग्राम है, आयतन की मीटर क्यूब। आप ऐसा यूनिट कहें तो घनत्व की किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसमें यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 2.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इज द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जो फल क्रॉप्स हैं तो इनका कल्टीवेशन खेती है वो अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी है, जहाँ पर फ्रूट क्रॉप्स का खेती का अध्ययन किया जाता है। और ओलेरिकल्चर की बात करें तो ये साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोविंग है, सब्जियों का मैंने ऊपर बताया बेहशाक्य विज्ञान का, और फ्रूट क्रॉप्स का पोमोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मंगल प्रतिगामी की अवधि लगभग कितनी होती है? तो 2 वर्ष होती है मंगल प्रतिगामी की अवधि है। प्रतिगामी चाल क्या होती है? तो किसी घूमते हुए ग्रह के इर्द गिर्द कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो लेकिन उस उपग्रह की परिक्रमा की दिशा है वो ग्रह के घूमने की दिशा से उल्टी है, तो वो प्रतिगामी चाल हो जाएगी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण
रंग लाल होता है मंगल ग्रह का फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है, गैस जाइंट कहा जाता है? तो ये बृहस्पति जुपिटर को गैस जाइंट कहा जाता है। जुपिटर और शनि ग्रह हैं, ये दोनों ही गैस दानव के अंतर्गत आते हैं जो भी सोलर सिस्टम है। तो जुपिटर और सैटर्न ये दोनों ही गैस जाइंट हैं। और गैस जाइंट का मतलब है कि ऐसा प्लैनेट जहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम रहती हैं, और इसे यहाँ पर फेल्ड स्टार भी कहा जाता है गैस दानव को। अगला सवाल देखिए, प्रथम अभिज्ञ आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की थी? तो प्रथम जो याद रखने वाली अभिज्ञ का मतलब जो स्मरण योग्य जान पहचान योग्य आवर्त सारणी दी थी दमित्री मेंडलीव ने दी थी। वैसे मैं बात करूँ तत्वों का, सबसे पहले जो वर्गीकरण कर दिया था डोबेराइनर ने, एक ट्राइड बनाया था, त्रिक बनाया था, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम का, जिसमें बताया था उन्होंने प्रथम और तीसरे का जो परमाणु द्रव्यमान है उनको अपन औसत निकाले तो इसके इक्वल हो जाएगा बीच वाले का। तो ये तो डोबेराइनर ने एक त्रिक बनाया था, एक व्यवस्थित आवर्त सारणी नहीं बनाई थी। तो वो किसने बनाई थी स्मरण योग्य अभिज्ञ? वो प्रथम आवर्त सारणी बनाई थी रशियन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव के द्वारा 1869 को बनाई गई थी। उसमें आधार रखा था तत्वों का रासायनिक भौतिक गुण, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मोजल के द्वारा 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा। अब जो यहाँ पर आपकी पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त वर्ग है, ये आपको याद में रखना, 7 आवर्त है, 9 वर्ग है, जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड इन मोशन पिक्चर? मोशन पिक्चर का मतलब जो मूवी रहती है, फिल्म रहती है, उसमें जो कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? जैसे अपन MP4 वगैरह करते हैं तो इसमें MPEG-4 का उपयोग किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन जो MPEG-4 है। अब देखिए MPEG की फुल फॉर्म हो जाएगी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें ऑडियो और वीडियो कोडिंग फॉर्मेट रहता है जो कि स्पेशल मोशन पिक्चर में होता है। अन्य देखिए एक .XLS एक्सटेंशन है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये XLS यानी एक्सेल स्प्रेडशीट में होता है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये फॉर्मेट रहता है स्प्रेडशीट का। EPUB रहता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, जैसे कि आप PDF वगैरह में बुक्स पढ़ते हो। लेकिन जब बात अभी आधुनिकता और ज़्यादा हो चुकी है, डिजिटल और ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा सेफ हो रहा है, तो E-बुक फाइल फॉर्मेट रहती है, जैसे कि आप प्ले बुक हो गया, अमेजन किंडल हो गया, वहाँ पर EPUB में उन फाइलों का एक्सटेंशन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है ये। और अन्य यहाँ पर एक ऑप्शन है DJVU। तो DJVU की बात करें तो ये कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है स्पेशली यहाँ पर स्टोर करने के लिए, जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। इसमें ड्राइंग भी आ सकती हैं, कोई भी इमेज है, फोटोग्राफ, टेक्स्ट वगैरह सभी स्टोर हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? आप सभी को पता है सोडियम की। इसे Na से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये लैटिन नाम है, नेट्रियम से लिया गया है सोडियम का लैटिन नाम। परमाणु क्रमांक 11 है। अन्य ऑप्शन आप बात करें तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 हो जाएगी, कार्बन का 6 है और जर्मेनियम का हो जाएगा 32। और अंतिम सवाल देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपको पता है कूलाम रहती हैं। ओम यहाँ पर दिया गया है जो कि प्रतिरोध का है, वॉट विद्युत शक्ति का है, वोल्ट विभव यहाँ पर विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर SSC JEE के 2019 के एग्जाम में पूछे गए 8 शिफ्टों के सभी 127 जो स्पेशल जनरल साइंस के सवाल है वो कवर हो चुके हैं। अभी जो आने वाले वीडियो में आपको मिलने वाला है बचे हुए जो यहाँ पर SSC 10+2 के रह गए हैं, MTS भी रह गए हैं, उनके साइंस के सभी सवाल कवर हो जाएंगे। तो ये 7वां पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो 1000 से ज़्यादा ही आपके सवाल कवर होने वाले हैं। यानी जनरल साइंस का काफ़ी अच्छा आधार आपके मजबूत हो जाएगा। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।